नमस्कार, मैं अरुण श्रीवास्तव, मिथिला इंजीनियरिंग कॉलेज डेटा ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसका सब्जेक्ट कोड है KAS 101। इस फिजिक्स में टोटल 5 यूनिट हैं। 1 बाय 1 अगर बनाए तो यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1, इसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा चैप्टर या यूनिट 2, इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा चैप्टर या यूनिट 3, इसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स। फोर्थ यूनिट है, इसका नाम ऑप्टिक्स। और लास्ट यूनिट 5वां है, इसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड। ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट, जिनके बारे में आपको बताना है। और हम डिटेल में जानेंगे हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। आमतौर पर से बहुत चीज़ें आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, और आप इसको हम ज़रा डिटेल बताएंगे। जो पहला यूनिट है, इसमें ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, बहुत चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, फेमस E=mc²। ये इसमें आता है। और इसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन, आपने सब सुना होगा। ये रेडिएटेड एनर्जी का क्वांटम है फोटॉन, और मासलेस पार्टिकल। इसी में आएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और फेमस लॉ मास रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में आएंगी, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं होंगी। इसके बाद सेकंड चैप्टर है, वो आपको पढ़ चुके होंगे इंटरमीडिएट में, चैप्टर 2 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। इसमें बात करें जो आप पढ़ चुके हैं, तो आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ, ये आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। इसके बाद आपने गॉस लॉ जाना होगा, एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ। इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये नई चीज़ आपके लिए होगी इंटरमीडिएट में, जो आपने पढ़ा है मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसके अलावा इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्रॉपर्टीज बताएंगे। इसकी डेप्थ, ये भी इसी चैप्टर में आएगा। और साथ में रेडिएशन प्रेशर। इतनी सारी चीज़ें इसमें आएंगी, इसमें काफ़ी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है,
यूनिट 3 वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 आपका है क्वांटम मैकेनिक्स, जो आप इसमें पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आपने पढ़ा होगा, डी ब्रॉगली मैटर वेव, यानी कि आपने पढ़ा होगा h/, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपने पढ़ा होगा। डेल्टा x डॉट डेल्टा p। इसके अलावा आपने रेडिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, वो भी इसमें रेडिएशन। इसके अंदर बीन्स लॉ, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन। और लास्ट में ये मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर्स के, जिसे आप यहाँ समझेंगे। चौथा टॉपिक है फिजिक्स का ऑप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन दोनों पर क्या होता है, और यहाँ पर सारे डिटेल इस चैप्टर में है। लास्ट चैप्टर या आखिरी में वो फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स ये बताया जाएगा, एंड टाइप्स एंड यूज ऑफ लेजर लैम्प। ये सारे 5 चैप्टर्स हैं जिन्हें इंजीनियरिंग फिजिक्स में लाया गया है सर। और वन बाय वन हम चैप्टर पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 की बात करेंगे हम, जो पहला चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक्चुअली चैप्टर आइंस्टीन द्वारा 1905 में प्रपोज किया गया था, proposed by Albert Einstein 1905 में। जहाँ तक हम जानते हैं स्पेशल स्टोरी के अलावा रिलेटिविटी काफी पुराना शब्द के लिए है, जिसका हम हिंदी में समझते हैं संबंध। इसका किससे क्या संबंध है, इससे तो इसको समझने से पहले, यानी कि हम इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके फंडामेंटल हैं उनको समझने तो हमें ज़्यादा आसानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चीज़ का बेस है, रेस्ट एंड मोशन। हम लोग फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, रुके रहते हैं, तो अगर हम आपके सामने रुके हैं या आप हमारे सामने रुके हैं, हमको लगता है कि आप भी रुके हैं, आप रुके हम रुके हैं, तो हम लोग दोनों पोजिशन रेस्ट कहलाते हैं। और अगर मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूँ तो आपको लगेगा कि हम चल रहे हैं और हमको लगेगा कि आप चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली रिलेटिव यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि रेस्ट है क्या और मोशन क्या है।
फिर हम आपस में इसको रिलेट करेंगे। तो रेस्ट की बात करें, बाय डेफिनेशन अगर हम रेस्ट देखें, रेस्ट की डेफिनेशन क्या है पहले से देखें। व्हेन पोजीशन ऑफ एनी particle does not change with respect to time, यानी कि अगर समय के साथ या टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसे क्या कहेंगे, रेस्ट। और मोशन व्हेन पोजीशन of any particle change with respect to time, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ न बदल रही हो तो कहेंगे रेस्ट है, और बदल रही है तो वो कहेंगे मोशन है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कौन सी चीज रेस्ट है, कौन सी चीज मोशन है, फिर हम इसे वो रेट करेंगे और वहां से फिर आएगा स्टेशन। तो सबसे पहले देखें क्या चीज रेस्ट है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम सभी लोग इस अर्थ पर हैं और हमको लगता है कि अर्थ रुकी हुई है, एक से रिस्पेक्ट देखेंगे हमको लगता है कि अर्थ हमारी रुकी हुई है। लेकिन आपको पता होगा या पता नहीं कि हमारी अर्थ जो है, अर्थ मूव्स विथ a velocity of 30 किलोमीटर पर सेकेंड with respect to sun, यानी कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो लोग सब लोग अर्थ पूरा अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ पे जितने लोग हैं वो सभी लोग मूव कर रहे हैं, यानी कि अर्थ पे जितने मूवमेंट्स हैं वो कुछ भी रुका नहीं है, पूरी पूरी अर्थ आपकी, अगर ये समझे ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, तो ये अर्थ लगातार मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर सेकेंड से, यानी कि पूरी पूरी अर्थ आपकी मूव कर रही है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन हमको लगता है कि अर्थ में जितने लोग हैं वो रुके हुए हैं। तो पहली चीज की जरूरत है, अर्थ इज इन मोशन, अर्थ भी रुका हुआ नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, अगर हमको ये लगता है कि सन रुका हुआ है तो हम इसके बारे में देखेंगे सन क्या है। एक्चुअली में सन एक स्टार है और ये स्टार जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे वो कुछ इस तरह की है इस शेप की, और यहाँ पे हमारा सन है और सारे इसके प्लैनेट्स हैं। ये सन इसके सेंटर के अबाउट मूव करता है 220 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ, यानी कि हमारा सन भी रेस्ट नहीं है, वो भी अपने सारे प्लैनेट्स का मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है सेकेंड सन इज आल्सो इन मोशन, नंबर रुका है न सन रुका है। आगे देखते हैं, तो जो हमारी गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, ये मिल्की वे भी यूनिवर्स में अबाउट 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। कहाँ जा रही है कुछ नहीं मालूम, बस जा रही है। तीसरी चीज, आवर गैलेक्सी इज आल्सो इन मोशन, यानी कि न तो अर्थ रुका है न सन रुका है न गैलेक्सी की है, यानी ब्रह्मांड की हर चीज मूव कर रही है। तो रुका क्या है? अगर हर चीज मूव कर रही है तो रुका इसको हम रेस्ट कहेंगे किसको? यही पर बात आ जाती है रिलेटिविटी की। अब हम यहाँ पे रिलेटिविटी शब्द यही जाता है, जब हर चीज रुकी हुई है तो हम किसको चलता हुआ मानेंगे? हर चीज चल रही है तो इसको रुका हुआ मानेंगे। अब इसको हम कुछ इस दूसरे एग्जाम्पल से तब समझेंगे कि हम रुका हुआ किसको मानेंगे कि हर चीज चल रही है। आइए फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ये एक रोड है और इस रोड पे एक बस है। इस बस में आप बैठे हुए हैं सीट पे, 1 2 3 ये पैसेंजर नंबर है और ये बस 40 की स्पीड से चल रही है। चलिए
और इस सड़क पर यहाँ पर रोड के किनारे एक आदमी है, एक पर्सन है जो खड़ा है। अगर इस पर्सन से पूछा जाए तो ये कहेगा कि ये बस चल रही है और इस बस में बैठे हम लोग चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू एम ऑल द पर्सन इन बस आर मूविंग। इसके हिसाब से पूछा जाए तो इस बस के हर लोग चलते नजर आएंगे। लेकिन अगर हम इससे किसी बस में बैठे किसी से पूछें तो वो ये कहेगा कि हमारे साथ में बैठे सभी लोग रेस्ट करेंगे। यानी कि यहाँ रिलेटिविटी आ गई। हम किसको किस नज़र से देख रहे हैं यहीं पर रिलेटिविटी आ गई। कोई चीज़ चलती है या रुकती है, अब ये बस 40 की स्पीड से चलेगी, इन दोनों की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन इसकी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 40 होगी। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि आप बाइक पे जा रहे हैं 20 की स्पीड से और आपके साथ एक और बाइक वाला जा रहा है 20 की स्पीड। आप दोनों के हिसाब से दोनों की स्पीड कांस्टेंट होगी, तो आपको नजर आएगा कि वो दोनों आपस में रेस्ट करेंगे। लेकिन अगर ये स्पीड बाइक पलट जाए यानी कि डायरेक्शन चेंज है तो इसकी स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर रिलेटिवली। आप किस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपको लगेगा कि इसकी स्पीड तेज होगी, आपके साथ आपके डायरेक्शन जाएगा तो आपको रेस्ट नजर आएगा, लेकिन आपके अपोजिट जाएगा तो स्पीड आपकी डबल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ये शो करती है कि हम जो कुछ भी देखते समझते हैं वो सब कुछ रिलेटिविटी। नथिंग इज एक शॉर्ट बन गया है, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं, हर चीज रिलेटिविटी है। कुछ अच्छा है कुछ खराब है, ये हम अपनी नजर से देखते हैं और इसी का नाम है रिलेटिविटी। अब इसमें स्पेशल थ्योरी कहाँ से आ गई, इस बात को डिस्कस करें। एक चीज क्लियर हो गई डिस्कशन से कि दुनिया में कोई भी चीज वो रेस्ट नहीं है, हर चीज मोशन है। हम सिर्फ अपने आप को फ्रेम रखते हैं कि हमें इसको मेजर कहाँ से करना है, जहाँ से मेजर करते हैं वहीं से हमें नजर आता है कुछ नीचे नहीं आती। फ्रेम ऑफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर किसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ये एक रूम है और रूम का एक कॉर्नर है और जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट्स है। ये डिस्टेंस 10 फीट, ये डिस्टेंस 12 फीट और ये डिस्टेंस 13 फीट। हर एक की पोजीशन अलग अलग है इस पॉइंट से। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पे कर दें तो ये डिस्टेंस 2 फीट हो जाएगा, ये डिस्टेंस 3 फीट। यानी कि अगर हम अपना देखने का नजरिया बदलते हैं तो हमें चीजें बदल के नजर आती हैं। ये डिस्टेंस जो हमको 12 फीट का नजर आता है, यहाँ से देखने पे सिर्फ 2 फीट का नजर आएगा। यानी हमने अपना ओरिजिन चेंज कर दिया तो हमें डिस्टेंस चेंज नजर आएगा। तो इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आप किसी चीज के ऑब्जेक्ट के मोशन को या पोजीशन को कहाँ से नाप रहे हैं, इसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं सफर किया हो अपने बस में तो आपको नजर आते हैं पेड़ आपके साथ पीछे भाग रहे हैं। हकीकत में आप चलते हैं पेड़ रुका रहता है, लेकिन पेड़ को नजर आएगा कि आप चले, आपको नजर आएगा कि पेड़ चलते। तो ये रिलेटिविटी है जो कि हम ये देखते हैं कि हम किसी चीज को कहाँ से देख रहे हैं। अगर दो लोगों की वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट नजर आएगा। तो इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेशन जो है वो इस तरह है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम from which position and motion
इज ऑब्जर्व। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से हम किसी की पोजीशन और मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस may be stationary or movable with constant velocity। अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ रह सकता है या चलता है। आप ये डिपेंड करता है आप कहाँ से, आप चलती हुई बस से किसी चीज को देख सकते हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर किसी चीज देखते हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेगा कि आप कैसे देख रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन यहाँ से आप देखेंगे। नॉर्मली फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके होता है, inertial frame of reference और दूसरा नॉन inertial frame of reference। inertial और non inertial, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आया है वो है inertial। inertial यानी जिसे आप हिंदी समझते हैं जड़। जड़ तो एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो ये शो करता है कि उस प्रॉपर्टी में, उस ऑब्जेक्ट में जब तक कोई चेंज नहीं होगा, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चाक को यहाँ बाहर रखूँगी तो इस चाक की पोजीशन तब तक चेंज नहीं जब तक मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा। इनर्शिया इस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो अपने किसी भी होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, inertial frame of reference। inertial मतलब अगर आप इसको नहीं समझे तो ये शब्द आया जाता है inertia से। inertia यानी कि मीन्स जवाब का सीधा मतलब यह कि इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था उसने जड़ के बारे में कहा था कि द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सेकेंड लॉ है और इसको अगर हम थोड़ा सा एलोबरेट करें, d by dt is equal to p, d by dt is equal to mv, m कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, dv by यानी m, ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, यानी F is equal to mv। यहाँ पर हम देखें अगर फोर्स जीरो है देन एक्सीलरेशन जीरो, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी इस पर किसी तरह कोई एक्सीलरेशन नहीं लगेगा। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ है, सेकंड न्यूटन लॉ, इसी को गैलीलियो लॉ कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम हुआ जिसमें न्यूटन का सेकंड लॉ पूरी तरीके से फॉलो करता है, यानी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम द फ्रेम ऑफ डिफरेंस इन विच सेकंड लॉ ऑफ सेकंड Newton's second law hold।
यानी वो सारे रेफरेंस जिसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगा है वो इनर्शियल फ्रेम होगा। फॉर एग्जांपल अब इस चीज को एक सेंटेंस में जो हमने लिखा है इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ पे एक ट्रेन T1 वो ट्रेन की प्लेटफॉर्म रुकी हुई यानी इसकी वेलोसिटी अगर आप जाने T1 0 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है और उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरा एक ट्रेन और गुजरी इसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। चौथा एक और ट्रेन इसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों ट्रेनों में किसे आप डिफरेंस मानेंगे, इसे आप इनर्शियल मानेंगे, किसे इनर्शियल नहीं मानेंगे। तो अगर चारों ट्रेनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि अगर ये 0 पर है 0 पर है, अगर इनकी सारी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यानी कि किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है, तो चारों सिस्टम इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि इन सभी में उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई यानी कि किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा है। अगर कोई फोर्स लगेगा तो उनकी वेलोसिटी तुरंत चेंज आएगी और वो इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। तो सारे फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम move with constant velocity। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जो सारे फ्रेम जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को चेंज नहीं हो रहा है वो सारे इनर्शियल फ्रेम में आते हैं यानी कि इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड टाइप है फ्रेम का, इसका नाम है नॉन इनर्शियल। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन ये है, द फ्रेम which are under any acceleration are known as non-inertial frame of reference। इसको और दूसरे तरीके से समझें, all frames which are rotating about any axis or revolving also known as non-inertial। non-inertial में no second law of Newton's इक्वेशन hold, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का नियम नहीं लगता है। वजह ये क्योंकि इसमें अगर कोई फ्रेम आपका एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन का मतलब जीरो नहीं है, देन फोर्स भी आपका जीरो नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस कंडीशन में आपका जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स नहीं लगता है। इमेजिन कीजिए आप एक चलती हुई बस में बैठे हैं, बस आपकी 60 की स्पीड से चल रही है या स्पीड 60 की, और इस बस में आप बैठे हैं और इसमें आप यहाँ पर स्पीड वाला का एयर आपको आगे
पर्सन बैठा है और एक पीछे बैठा है। अगर बस अचानक ब्रेक लगता है बस में और ब्रेक लगता है और आपने कुछ पकड़ा नहीं है, आपका सर आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि आपका सर ए साइड चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बी, अगर आपसे पूछा जाए बी से क्यों ऐसा हुआ, तो वो ये कहेगा कि इनर्शिया की वजह से बस आगे चली गई और हमारा सर बन गया। लेकिन अगर हम सी से पूछें, ए से सी से पूछा जाए तो ये कहेगा कि आगे वाले इसको खींच लिया, यानी कि यहाँ पे इस फोर्स लगने की वजह से एक अचानक बी एक्सीलरेशन की वजह से इस बस में जो फोर्स लगा उसकी वजह से दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गए। यहाँ पे न्यूटन का लॉ नहीं लगेगा एक्सीलरेशन। तो जिस भी फ्रेम में एक्सीलरेशन आ जाएगा वहाँ पर इनर्शियल फ्रेम नहीं लगेगा, वो न्यूटन लॉ नहीं लगेगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम Newton's second law does not hold good. पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, all frame which are rotating or revolving, वो सारे फ्रेम जो रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं are termed as non-inertial frame। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा पूछता है कि क्वेश्चन ये है, आवर अर्थ इज rotating about its axis, so it is inertial or non-inertial। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्वेश्चन। हमारी अर्थ अगर डेफिनेशन देखें तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारी अर्थ नॉन इनर्शियल है। लेकिन हमको अर्थ पे इसके रोटेशन का पता नहीं चलता है कि हम अर्थ पे रोटेट कर रहे हैं। अगर हमको ये ना पता चले हम मूव कर रहे हैं तो हम इसे इनर्शियल मानेंगे, लेकिन डेफिनेशन से ये नॉन इनर्शियल है। तो बाय डेफिनेशन इट इज नॉन इनर्शियल, and by practical purpose it is inertial। अब ये जो इसका आंसर हुआ ये बड़ा जरूरी है। तो डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हमारी अर्थ नॉन इनर्शियल है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता इसलिए ये इनर्शियल है। अब क्यों नहीं पता चलता हमको अर्थ के रोटेशन का, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। व्हाई यू डोंट फील रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका आंसर ये है, क्वेश्चन है व्हाई यू डोंट फील रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आवर अर्थ है, आवर अर्थ रोटेट्स once in 24 आवर, यानी कि इसका टाइम पीरियड रोटेशन का अपनी एक्सिस पे वो 24 आवर है। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा वो 2 पाई बाई टी होगी, और इसके एंगुलर रोटेशन से आपको पता होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इसके रोटेशन से एक एक्सेलरेशन निकल कर आता है जिसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है a = r ओमेगा स्क्वायर। ये इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर
एक्सीलरेशन। इसी रोटेट करते ऑब्जेक्ट की वजह से जो एक्सप्रेशन आता है उसे हम लोग एंगुलर समझते हैं। आर क्या है? आर आपका अर्थ का रेडियस है। आर जो होता है, अर्थ का रेडियस होता है यहाँ पे 6400 किलोमीटर, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम यहाँ रखें तो 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ इनटू ओमेगा। ओमेगा को यहाँ सकते हैं 2π/24 आवर है, मिनट सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करें इस मैट्रिक्स को, आंसर इस तरह आएगा 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक्सीलरेशन आएगा अर्थ के रोटेशन से। ये एक्सीलरेशन यानी कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है उसका एक्सीलरेशन ये 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक और अर्थ में एक और एक्सीलरेशन होता है जिसे हम एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग जी से करते हैं, और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ए आया एक्सीलरेशन ड्यू टू रोटेशन। अगर हम दोनों को कंपेयर करें आपस में तो 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको अगर आप कंपेयर कीजिए आपस में तो जाहिर सी बात है जी की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको रोटेशन का एहसास नहीं होगा सिर्फ जी का एहसास। इसलिए मुझे विद्युत को पता चल रहा है कि अर्थ के रोटेशन का आपको पता नहीं चलता। इसी वजह से हमें अर्थ को घूमती हुई नजर नहीं आती।